रहा आपका टेक्निकल डेफिनेशन कि भाई जिस समय लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को आपको इसी तरह कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना था और जितनी जरूरत थी हमें नीट एग्जाम के लिए वो आपको बताया गया है। और ज्यादा आग दिखाने का मतलब है कि उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा। ये एग्जांपल AIPMT 1998 में पूछा गया और ये केबी की वैल्यू के लिए बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए क्वेश्चन आपके सामने रखा है। सबको 1 ATM तक पहुंचना है और जिसको ज्यादा देर लगेगी 1 ATM तक पहुंचने में, और ये जो बढ़ना हो रहा है वो किसकी खुराफात की वजह से हो रहा है? नमक की वजह से। नमक की वजह से पहले 100 पे उबल रहा था, अब 101 पे, तो ये जो 1 डिग्री सेंटीग्रेड आ रहा है यही क्या कहलाएगा? आपको डेल्टा टीवी निकाल के वो उछाल पता कर लेना है, उछल के आप कहां पहुंचे हो, जहां भी पहुंचे हो वही सोल्यूशन का। और जैसे जैसे आप क्वांटिटी बढ़ाते जाएंगे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का, तो ग्राफ नीचे गिरते जाएगा बॉइलिंग पॉइंट। इसका मतलब हम समझ चुके हैं कि सर इसमें RLVP वाला फॉर्मूला लगा दो पहले। तो केवी की वैल्यू क्या होती है? सॉल्वेंट के नेचर पे डिपेंड करती है, पहली चीज। और दूसरा केवी की वैल्यू तो ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि वो डेल्टा एच वेपोराइजेशन में क्वेश्चन है या लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन में क्वेश्चन है। हेलो एवरीवन, इस लिक्विड सॉल्यूशन चैप्टर में अब हम लोग सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं। साथ ही साथ आपको अपने नीट एग्जाम के लिए इस एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में कौन सा कॉन्सेप्ट तैयार करना है और साथ ही साथ किस तरह के न्यूमेरिकल्स की स्ट्रेटेजी तैयार करनी है, इसी पर यह वीडियो आपके लिए फटाफट बनाया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इसमें जो हम लोगों को सबसे पहले तैयार करना है वो तैयार करना है कि किसी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। तो इसको अगर आसान तरीके से बोला जाए तो बॉइलिंग पॉइंट में देखो क्या नाम आ रहा है? बॉइल। बॉइल मतलब क्या होता है? उबलना। तो मतलब कोई लिक्विड जिस टेम्परेचर पे उबलना स्टार्ट करता है वो टेम्परेचर ही उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। क्या बोला मैंने? कि जिस टेम्परेचर पे कोई लिक्विड बॉयल होना स्टार्ट करता है, उबलना स्टार्ट करता है, जस्ट स्टार्ट करता है उबलना, उसी टेम्परेचर को हम लोग उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। जैसे आपको पता होगा कि पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो इससे आप क्या सबक लेंगे? इससे हम लोग ये सबक लेंगे कि जब हम उस पानी को आग देते जाएंगे, गर्म करते जाएंगे, और जिस समय उस पानी का टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा वो पानी उबलना स्टार्ट कर देगा। तो इस तरह पानी कब उबलना स्टार्ट कर रहा है? कब उबलना स्टार्ट कर रहा है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे उबलना स्टार्ट कर रहा है। तो इस तरह ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड उस पानी का बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा। क्लियर हो गया? जैसे अल्कोहल से, तो अल्कोहल को जब हम लोग हीट देना स्टार्ट करेंगे, गर्म करना शुरू करेंगे, तो जब अल्कोहल का टेम्परेचर 78 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंचेगा तो उस समय वो अल्कोहल उबलना स्टार्ट कर देता है। तो इस तरह वो 78 डिग्री सेंटीग्रेड उस अल्कोहल का क्या कहलाएगा? बॉइलिंग पॉइंट। हर एक लिक्विड का अपना एक निश्चित बॉइलिंग पॉइंट होता है, एक निश्चित टेम्परेचर होता है जहां वो बॉयल होना स्टार्ट होता है। ये तो हो गई आसान डेफिनेशन जिसको हम लोगों ने समझ लिया कि वो टेम्परेचर जिस पर कोई लिक्विड उबलना स्टार्ट करता है वही टेम्परेचर उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। अब आते हैं हम लोग एक टेक्निकल डेफिनेशन पे। टेक्निकल डेफिनेशन पे जाने से पहले आपको पता होना चाहिए कि भाई जैसे हम लोग अगर मैदानी एरिया में रह रहे हैं, फील्ड में रह रहे हैं, फील्ड पार्ट में रह रहे हैं, जैसे हम लोग अभी मैदानी भाग में रह रहे हैं या फिर हम लोग पहाड़ों पे रह रहे हैं, अगर हम लोग फील्ड एरिया में रह रहे हैं, मैदानी भाग में रह रहे हैं, तो यहाँ का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, जिसे आप एक्सटर्नल प्रेशर भी कभी कभी कहते हैं, तो फील्ड एरिया का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो 1 ATM होता है। लेकिन यही पहाड़ों पे अगर हम लोग चले जाए तो वहां का एटमॉस्फेरिक प्रेशर 0.8 ATM होता है। तो इस टेक्निकल डेफिनेशन को आपको कुछ इस तरह समझना है कि सपोज हमने एक क्लोज कंटेनर लिया और इस क्लोज कंटेनर पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, हम लोगों ने मान लिया है कि हम लोग फील्ड एरिया मैदानी भाग में रहते हैं और यहाँ का एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है? 1 ATM। अब सुनिए, कोई लिक्विड कब उबलना स्टार्ट करेगी? जैसे यहाँ पानी है, तो पानी कब उबलना स्टार्ट करता है? तो भैया पानी के लिए हमने रट तो लिया है 100 डिग्री सेंटीग्रेड इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है, यहाँ उबलना स्टार्ट करेगा। लेकिन आपको इसके टेक्निकल डेफिनेशन को कुछ इस तरह समझना है कि जब हमने इस पानी को गर्म करना शुरू किया तो पानी का वेपर प्रेशर बढ़ना शुरू हो गया, और जिस समय इस पानी का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा उसी समय वो पानी उबलेगा। कहने का मतलब कोई भी लिक्विड कब उबलता है? तो जब उस लिक्विड का वेपर प्रेशर उसके एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है तभी वो लिक्विड उबलना स्टार्ट करता है। तो पानी के केस में हमने देखा है कि जब टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंचा था तो उस समय पानी का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के क्या हो गया था? बराबर हो गया था, और इसी समय यह पानी उबलना स्टार्ट किया था। तो इसलिए वो टेम्परेचर जिस पर किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है वही टेम्परेचर उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। क्लियर? तो ये रहा आपका टेक्निकल डेफिनेशन कि भाई जिस समय लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा उसी समय वो लिक्विड उबलना स्टार्ट करेगा, और उस समय का टेम्परेचर जो भी होगा वो टेम्परेचर क्या कहलाएगा? बॉइलिंग पॉइंट। होप सो स्टूडेंट यहां तक आपको बॉइलिंग पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं आगे।
अब आपको ये नीट एग्जाम के लिए सेकंड पॉइंट तैयार करना है। सेकंड पॉइंट है बॉइलिंग पॉइंट प्रोपोर्शनल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आते हैं इस पर भी, उससे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन। भाई सेम टाइप का बर्तन लेना है और उसमें सेम क्वांटिटी का पानी भर लेना है। इसमें भी अगर 1 लीटर पानी है तो इसमें भी 1 लीटर पानी है और सेम टाइप का बर्तन है। इन दोनों को आपको हीट करना है। मैंने आपसे बोला कि इस वाले पानी को आप 1 मिनट तक हीट करोगे और इस वाले पानी को आप 2 मिनट तक हीट करोगे, मतलब गर्म करोगे। अब मैं आपसे पूछता हूं कि भाई कौन सा पानी आपको गर्म महसूस होगा, तो आप कहेंगे ऑब्वियस सी बात है सर, जिस पानी को आपने ज्यादा आग दी है, ज्यादा हीट दी है, तो भाई उस पानी का टेम्परेचर भी आपको ज्यादा ही मिलेगा। तो इधर वाला पानी जो है, जिसको 2 मिनट का हमने समय दिया, ये पानी हमें गर्म महसूस होगा। तो इसी कॉन्सेप्ट के साथ जरा इसमें उतरिए और देखिए। हमने कहा कि कोई लिक्विड एक्स है, एक्स को मान लेते हैं फॉर सपोज वाटर है, ठीक है। तो वाटर का रूम टेम्परेचर पर हमने कहा कि वेपर प्रेशर ऐसे ही मान लिया है, वेपर प्रेशर 0.2 एटीएम है। तो यहां भी पानी है, यहां भी पानी है। अब जरा नजर यहां डालिए, यहां का एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 एटीएम है और यहां का एटमॉस्फेरिक प्रेशर 0.8 एटीएम है। अगर ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 एटीएम है तो इसका मतलब हम उन शहरों में हैं जो शहर मैदानी भाग में बने हुए हैं, फील्ड एरिया में बने हुए हैं। अगर यहां का एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमने 0.8 एटीएम मान लिया है तो इसका मतलब हम उन शहरों में हैं जो पहाड़ों पे बसे हुए हैं, यानी कि यहां पे पहाड़ों की बात हो रही है और यहां पे मैदानी भाग की बात हो रही है, फील्ड एरिया की बात हो रही है। अब मैं आपसे कहता हूं कि ये पानी कब उबलेगा, तो आप कहेंगे सर जब हम इस पानी को गर्म करेंगे तो इसका वेपर प्रेशर बढ़ने लगेगा और जब इस पानी का वेपर प्रेशर 1 एटीएम हो जाएगा तब ये पानी उबलना शुरू कर देगा। और ये कब होगा? 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे होगा। क्लियर? तो इतना तक पहुंचने में आपको सपोज मान लीजिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड लग रहा है, लेकिन यहां तो देखिए आपको कम ही दूरी तय करनी है। 0.8 एटीएम यहां पानी को गर्म किया, आप धड़ाक से यहां पे पहुंच गए 0.8 एटीएम पे, तो यहां तो आप कम ही टेम्परेचर पे उबलने लगे, जबकि यहां आप ज्यादा टेम्परेचर पे उबलने लगे। क्लियर? तो इसका मतलब क्या है कि जब आप किसी को ज्यादा देर तक आग दिखाओगे, ज्यादा देर तक गर्म करोगे, तो उस लिक्विड का टेम्परेचर भी बढ़ता जाएगा। और जब वो पानी उबलना शुरू हुआ तो उस समय देखा तो लिक्विड का टेम्परेचर बहुत ज्यादा था। तो इस तरह हमें पता चला कि भैया अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा होगा तो उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा? ज्यादा होगा। और अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा तो उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा, क्योंकि उसे कम देर तक ही आग दिखाना पड़ेगा और कम आग में ही वो उबलना शुरू कर देगा। इसीलिए कहा जाता है कि पहाड़ों पर खाना देरी से पकता है। क्यों? क्योंकि पहाड़ों पर पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कम होता है। आप खुद देखिए, आपने कम देर तक ही हीट किया और वो पानी उबलने लगा, लेकिन उसमें जो आपने आलू रखा है उस आलू को तो उतना हीट नहीं मिल रहा है ना उबलने के लिए। जबकि यहां पर पानी बहुत देरी में उबला, यानी पानी बहुत गर्म हो चुका था, तो उसमें जो आलू रखा था उसको भी गजब की हीट मिली और आलू जल्दी पक गया। इसीलिए उबालने वाली चीजें से जो खाना बनता है वो पहाड़ों पर देरी से बनता है, जबकि मैदानी भाग में जल्दी बन जाता है। उसका रीजन ये है कि पहाड़ों पर पानी का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है और फील्ड एरिया में पानी का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। मतलब फील्ड एरिया में पानी देरी से उबलता है, तब तक पानी बहुत गर्म हो चुकी होती है और वो पानी क्या करता है, जो उसमें उबलने वाली चीजें रखी हैं उसको भी उबाल देता है। तो खैर हमें जो बात सीखनी थी वो ये सीखनी थी कि भाई जहां का एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट भी वहां का ज्यादा होगा, क्योंकि एक्सटर्नल प्रेशर तक पहुंचने में हमें ज्यादा टाइम लगेगा, तब तक वो पानी गजब का, मतलब उसके अंदर हीट पहुंच चुका होगा और उसका टेम्परेचर भी बढ़ गया होगा। मतलब कुल मिला के बात यह है कि भाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा है तो आपको ज्यादा आग दिखानी पड़ेगी और ज्यादा आग दिखाने का मतलब है कि उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा? ज्यादा होगा। क्लियर? तो यहां से ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। ये फील्ड एरिया की बात थी और वो पहाड़ों की बात थी। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको अपने नीट एग्जाम के लिए थर्ड पॉइंट तैयार करना है और थर्ड पॉइंट ये है कि बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर। मतलब जिस लिक्विड का वेपर प्रेशर कम होगा उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। मतलब जिस लिक्विड का वेपर प्रेशर कम होगा भैया उसको उबालने में हमें उसको ज्यादा आग दिखानी पड़ेगी, तो इस तरह उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। ये समझते हैं। मान लीजिए कि कोई लिक्विड हमारे पास ए है, कोई लिक्विड बी है और कोई लिक्विड सी है। अगर हमने रूम टेम्परेचर पर उनके वेपर प्रेशर्स देखे तो 0.2, 0.4 और 0.7 मिला। अब भैया ये तीनों में से कोई भी लिक्विड उबलेगी तो तभी ना, ये लिक्विड उबलेगा तो तभी ना जब इनका वेपर प्रेशर 1 एटीएम को पहुंचेगा, सीधी बात। और हमने मान लिया कि यहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है? 1 एटीएम है। फील्ड एरिया की बात कर रहे हैं, मैदानी भाग की बात कर रहे हैं। ठीक है भाई। और दूसरी बात हमें एक चीज पता है कि वेपर प्रेशर और टेम्परेचर में जो ग्राफ बनता है वो एक्सपोनेंशियल बनता है। मतलब जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वेपर प्रेशर एक्सपोनेंशियली बढ़ता है। क्लियर? तो अब यहां से देखिए, यहां पर हमने जब इन तीनों लिक्विड को हीट देना शुरू किया तो पहले ए को देखते हैं। ए का वेपर प्रेशर बढ़ने लगा और एक दिन जाके 1 एटीएम पे पहुंच गया। 1 एटीएम पे पहुंच गया तो उबलने लगा और इस समय का हमने टेम्परेचर देखा तो ये टेम्परेचर हमें मिला ये।
तो ये लिख दिया, इसको ए लिक्विड का नाम है, ए लिखा, बॉइलिंग पॉइंट को टी से दिखाया। और चूंकि लिक्विड प्योर स्टेट में है, इसमें कुछ हमने मिला नहीं रखा है, इस बर्तन में सिर्फ ए ही नाम की लिक्विड है, तो इसको टी नॉट ए बोल दिया, मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए। ठीक, इसी तरह हमने क्या किया कि भैया इसको भी गर्म किया, तो 0.4 था, तो फटाफट ही 1 एटीएम पे पहुंच गया। 1 एटीएम पे पहुंच गया, तो आप खुद देख सकते हैं कि 1 एटीएम जब वो लिक्विड उबलना शुरू हुआ, तो उस समय का जब आपने टेम्परेचर देखा, तो वो टेम्परेचर आपको मिला टीबी नॉट। अब आप खुद देख सकते हैं ये टीबी नॉट है और वो टीए नॉट है। आगे भी देख लीजिए, अगर ये सी नाम की लिक्विड जिसका रूम टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर 0.7 था, ये तो भैया धड़ाक से ही यहां पहुंच गया, तुरंत ही यहां पहुंच गया, 1 एटीएम पे पहुंच के उबलने लगा, और उबलने वाले टेम्परेचर को हमने देखा तो ये इसका बॉइलिंग पॉइंट मिला टीसी नॉट। अब आप खुद बताइए ये क्या है। मान लीजिए ऐसे 60 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये कितना है 40 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये कितना है 25 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब आप खुद बताइए, जिसका वेपर प्रेशर कम था, जिस लिक्विड का रूम टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर कम था, उसको उबलने में ज्यादा टाइम लगा, तो उसने ज्यादा टेम्परेचर खाया या नहीं खाया। तो जिसका वेपर प्रेशर कम है उसके लिए टेम्परेचर मतलब बॉइलिंग पॉइंट उसका ज्यादा है, सीधी बात। तो यहां से यही चीज सिखाना है कि जिसका वेपर प्रेशर कम होता है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो ज्यादा होगा, क्योंकि सबको 1 एटीएम तक पहुंचना है, और जिसको ज्यादा देर लगेगी 1 एटीएम तक पहुंचने में वो ज्यादा आग खाएगा, और जो ज्यादा आग खाएगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। कम, ज्यादा देर लग रहा है 1 एटीएम पहुंचने में, ज्यादा आग खा रहा है, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। जितना ज्यादा देर लगाओगे 1 एटीएम पहुंचने में उतना ही आग खाओगे, और जितना आग खाओगे बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा होगा। इसलिए जिसका वेपर प्रेशर कम उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। आइए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अब आ जाते हैं आज के टॉपिक जिसके लिए सेशन बना हुआ है, और वो क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का मतलब, यहां जो एलिवेशन लिखा है इसका मतलब होता है बढ़ जाना। एलिवेशन का मतलब बढ़ जाना, तो किसी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाना। बढ़ जाना इसका मतलब वो आप देर से उबल रही है, तभी तो बॉइलिंग पॉइंट बड़ा होगा, ज्यादा आग की उसको जरूरत पड़ रही होगी। तो आइए समझते हैं कि आखिर ये बॉइलिंग पॉइंट कैसे बढ़ गया। उसके लिए हमने एक रफ स्केच खींच के रखा है आपके सामने, जरा फटाफट समझिएगा। हमने सबसे पहले एक बर्तन में पानी लिया, ठीक है, और पानी में किसी ने कहा सर 1 चम्मच नमक मिला दो, हमने 1 चम्मच नमक मिला के एक सोल्यूशन 1 तैयार किया है। किसी ने बोला सर 2 चम्मच नमक मिला दो, 2 चम्मच नमक मिला के हमने सोल्यूशन 2 तैयार किया। पानी प्योर सॉल्वेंट है, रूम टेम्परेचर पे मान लिया कि इसका वेपर प्रेशर, मान लिया अपने मन से कि इसका वेपर प्रेशर 0.5 एटीएम है, मान लिया। अब एक बात बताइए, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट क्या होता है। नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट जो वेपर नहीं बनाते, एक तो ये खुद वेपर बनाते नहीं, और दूसरा जिसमें ये घुलते हैं उनके वेपर बनाने की क्षमता कम कर देते हैं, यानी वेपर प्रेशर कम कर देते हैं। तो यहां से हमें ये चीज पहले भी पता है, रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर में पढ़ रखा है कि भाई किसी भी वॉलेटाइल सॉल्वेंट जो वेपर बनाते हैं, जैसे पानी हो गया, अल्कोहल हो गया, किसी भी वॉलेटाइल सॉल्वेंट में जब भी आप नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिलाएंगे तो उसके वेपर बनाने की क्षमता कम हो जाएगी। किसके? सॉल्वेंट के। तो उसके वेपर बनाने की क्षमता कम हो जाएगी और वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो जो आप अकेला पानी प्योर स्टेट में देख रहे थे उसका वेपर प्रेशर 0.5 एटीएम था। जैसे ही आपने 1 चम्मच नमक मिलाया, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिलाया, तो उस पानी का वेपर प्रेशर कम हो गया, और हमने कहा कि अब ये कितना हो गया? 0.3। आज ये 0.3 वेपर प्रेशर सोल्यूशन का कहलाएगा। वो अलग बात है कि पानी ही उबलने वाला है, पानी का ही वेपर प्रेशर है, क्योंकि यही वॉलेटाइल सॉल्वेंट है, लेकिन अब पानी पानी नहीं रहा, वो अब क्या बन चुका है? सोल्यूशन। तो हम कहेंगे इस सोल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो 0.3 हो गया। किसी ने कहा सर 2 चम्मच नमक मिला दो, 2 चम्मच नमक मिला दिया तो इसका वेपर प्रेशर पानी का और गिर गया, मतलब इस सोल्यूशन का वेपर प्रेशर और गिर गया धम्म से, और वो 0.1 एटीएम पे पहुंच गया। लेकिन हमने इन तीनों से कहा कि भाई तुम तीनों उबलोगे तभी जब तुम 1 एटीएम को पहुंचोगे, ठीक है। तो उबालने के लिए आपको इनके वेपर प्रेशर को जब आप इस पानी को गर्म करेंगे तो इसका वेपर प्रेशर बढ़ता जाएगा, और जब ये 1 एटीएम पे पहुंचेगा तब जाके ये उबलेगा। तो आपने देखा जहां पानी अकेला था वो तो भैया कम आग ही खाया और तुरंत उबल गया। और आपको पता है कि जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 एटीएम होता है तो प्योर पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट आता है वो कितना आता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब जब आगे बढ़े तो वेपर प्रेशर कम है, लेकिन उबलेगा तभी जब 1 एटीएम पे पहुंचोगे। 1 एटीएम में पहुंचने के लिए हमें ज्यादा आग देनी पड़ेगी, ज्यादा आग देंगे तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। तो माना कि इस सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कितना हो गया? 101 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा पानी का ही है, लेकिन पानी आज पानी नहीं है, पानी क्या बन चुका है? सोल्यूशन। तो मन में रखो कि पानी का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, लेकिन दिमाग में रखो कि सोल्यूशन 1 का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, ठीक है। अब आगे गए, किसी ने कहा सर 2 चम्मच नमक मिलाइए, 2 चम्मच नमक मिलाया तो वेपर प्रेशर और गिर गया, लेकिन उबलेगा तभी जब ये 1 एटीएम पे पहुंचेगा। भाई आप देख रहे हैं ज्यादा आग देनी पड़ी और ज्यादा आग देखो तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ के चलो पहुंच गया 102 डिग्री सेंटीग्रेड।
अब आप ध्यान से देखिए यहां पर, जो पानी पहले 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे उबल जाता था, वो आज जब उसमें आपने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट मिलाया तो वो 101 डिग्री सेंटीग्रेड पे उबल रहा है। इसका मतलब नॉन वोलेटाइल सोल्यूट मिलाने पर क्या हुआ, पानी का वेपर प्रेशर कम हुआ, जिससे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। इसका मतलब समझ रहे हैं, ये जो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा है, ये जो बढ़ा है इतना सा, ये बढ़ा है ना इतना, ये जो 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा है, यही है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ये जो बढ़ गया, जब 2 चम्मच नमक मिलाया था तो ये बढ़ के यहां पहुंच गया, यही है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और ये जो बढ़ना हो रहा है वो किसकी खुराफात की वजह से हो रहा है, नमक की वजह से, नमक की वजह से। और ध्यान दीजिए, जब आपने ज्यादा नमक मिलाया तो भैया एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा नजर आया, मतलब बॉइलिंग पॉइंट में बढ़त ज्यादा दिखी। इसका मतलब ये जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ना, ये किस बात पे डिपेंड कर रहा है, ये सॉल्यूट के पार्टिकल पे डिपेंड कर रहा है। किस पे डिपेंड कर रहा है, सॉल्यूट के पार्टिकल पे या सॉल्यूट के मोल पे। जब आपने सॉल्यूट का मोल ज्यादा रखा तो क्या हुआ, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा बढ़ा। सॉल्यूशन की वो फिजिकल प्रॉपर्टीज जो उसमें घुले हुए सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करें, सॉल्यूट के मोल पे डिपेंड करे, उस तरह की प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। और इस तरह हमें समझ में आ गया, ये जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, ये एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी। क्लियर हुआ, क्योंकि ये अमाउंट ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट पे डिपेंड करे, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के मोल पे डिपेंड करे, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के पार्टिकल पे डिपेंड कर रही है, तभी ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हुआ है। क्लियर, तो अब देखिए डेफिनेशन से, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज डिसॉल्व इन वोलेटाइल सॉल्वेंट। जब भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को वोलेटाइल सॉल्वेंट पानी में, अल्कोहल में, किसी में डालोगे तो उस वोलेटाइल सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। अब वेपर प्रेशर कम हो गया तो 1 atm तक पहुंचने में उसे ज्यादा आग खानी पड़ेगी, और ज्यादा आग खाएगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो इस तरह हमें पता चल गया है कि भैया जो सोल्यूशन है, जो सोल्यूशन है, सोल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है, मान लीजिए ये सोल्यूशन 1 है, ठीक है, और ये सोल्यूशन 2 है जिसमें 2 चम्मच नमक मिलाया था, और ये है सॉल्वेंट आपका, क्या है ये, सॉल्वेंट। तो आपको बताना है कि किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, इसका ज्यादा होगा कि नहीं होगा, क्योंकि इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आपने ज्यादा मिला रखी है। इसको अगर हमें समझना है तो आप इस तरह भी समझ सकते हैं। ये देखिए यहां पर क्या है, वाटर अपने प्योर स्टेट में है, और आप सभी को पता है कि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कितना होगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। इसे आप केल्विन में कहना चाहें तो 273 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 373 केल्विन। क्लियर हो गया। तो ये क्या है, ये प्योर वाटर का है, प्योर सॉल्वेंट का है, और प्योर सॉल्वेंट का है, और इसके बॉइलिंग पॉइंट को हम लोग टी से डिनोट करेंगे, तो ये टी हो गया, चूंकि ये प्योर था, नॉट लगाया, और बॉइलिंग पॉइंट के लिए बी लिख लिया, तो टीबी नॉट का मतलब होगा क्या, बॉइलिंग पॉइंट लिख लेना है आपको कॉपी में, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। क्लियर। अब जब आपने उसमें नमक मिला दिया, नमक मिलाया तो उसका बॉइलिंग पॉइंट प्योर तो रहा नहीं, अब वो टीबी बन जाएगा। तो ये टीबी क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। आपको पता चल गया कि वो सॉल्यूशन अब ज्यादा देर में बॉयल होगी तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। तो ये है आपका सॉल्यूशन 1, या चलो अभी सॉल्यूशन बोलते हैं, और ये बढ़ के कितना हो गया, 101 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर। तो ये जो बढ़ा है इसे ही हम कहते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और इसे हम शो करते हैं डेल्टा टीवी से। तो अब आपसे पूछे कि कितना बढ़ा, तो आप देख के ही बता देंगे सर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा है, तो इसको फॉर्मूले में कैसे कन्वर्ट करें, तो जितना कितना बढ़ा है, कितना, डेल्टा टीवी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, कहां पहुंचे, 101 डिग्री सेंटीग्रेड पे। कहां से आए थे भैया, 100 डिग्री सेंटीग्रेड से, और 100 डिग्री सेंटीग्रेड को आप क्या लिख रहे हो, टीबी नॉट, तो टीबी माइनस टीबी नॉट। इस तरह आपको वो बढ़त पता चल जाएगी कि कितना ज्यादा टेम्परेचर पे वो उबलने लगा है। पहले 100 पे उबल रहा था, अब 101 पे, तो ये जो 1 डिग्री सेंटीग्रेड आ रहा है यही क्या कहलाएगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो आप कैसे निकालेंगे, 101 पे उबल रहा है, माइनस कहां से, 100 से, तो कितना आया, 1 डिग्री सेंटीग्रेड। ये 1 डिग्री सेंटीग्रेड क्या कहलाएगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। होप सो स्टूडेंट आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं आगे, और अब इसके ग्राफ को भी समझ लेते हैं जो एनसीईआरटी में बना हुआ है, यहां पे आपको दिख रहा है, ठीक है। यहां पर देखो ये सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट का मतलब ये क्या हो गया, वाटर हो गया, ठीक, और ये सोल्यूशन है, मतलब इसमें नमक मिला दिया हमने। तो भाई अकेला सॉल्वेंट है, तो मान लीजिए कि इस टेम्परेचर पर इसका वेपर प्रेशर इतना था, कितना था, मान लिया कि 0.5 था, ठीक है। लेकिन जैसे ही नमक मिलाया तो उसी टेम्परेचर पर बेचारे का वेपर प्रेशर गिर के कहां पहुंच गया, 0.3 पहुंच गया। अगर आप 0.5 से शुरू कर रहे हैं तो फटाफट आप 1 atm पे पहुंच जाएंगे। 1 atm पे पहुंचे तो आपने देखा कि प्योर सॉल्वेंट इस 1 atm पे पहुंचते ही उबलने लगा। उस समय का टेम्परेचर आपने देखा तो वो क्या हुआ, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट टीबी नॉट। ये जरूर लिख लेना, टीबी नॉट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट टीबी नॉट। क्लियर। अब जब हमने उसमें क्या मिला दिया, नमक मिला दिया, नमक मिलाने से उसका वेपर प्रेशर कम हो गया तो भाई लंबी उड़ान उड़ेगा। ये अब जाके बेचारा 1 atm पा रहा है, 1 atm यहां उबलना शुरू हुआ, उस समय का टेम्परेचर देखा तो वो क्या बन गया, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन टीबी।
अब आपसे कोई कहता है कितना बड़ा, तो इतना ही तो बड़ा है, इतना ही तो बड़ा है, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, डेल्टा टीवी। यही है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। आपसे कहे नहीं सर 1 चम्मच नमक नहीं, अब आप 2 चम्मच नमक मिला, अरे 2 चम्मच नमक मिलाओगे तो ये जो सॉल्वेंट है इसका वेपर प्रेशर और कम हो जाएगा, यहां आ जाएगा, यहां आ जाएगा, तो इस भैया और लंबी उड़ान भरनी पड़ेगी, 1 एटीएम यहां पहुंचेगा, 1 एटीएम यहां पहुंचेगा, तो यहां देखोगे तो ये सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ये नजर आएगा। ये हो गया 1 चम्मच वाले सोल्यूशन का, तो इसको टीबी डैश बोल देते हैं, और ये हो गया 2 चम्मच वाले नमक का, तो इसको टीबी डबल डैश बोल देते हैं। आप खुद देख सकते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा, जिसका ग्राफ ऊपर रहेगा वो सॉल्वेंट है, और जैसे जैसे आप क्वांटिटी बढ़ाते जाएंगे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का, तो ग्राफ नीचे गिरते जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा। पहले वही सॉल्वेंट इस पे उबल जाता था, आज वही सॉल्वेंट जिसके अंदर प्रेजेंट है वो इस पे उबल रहा है, ज्यादा टेम्परेचर पे उबल रहा है। वही सॉल्वेंट जब ज्यादा नमक मिला दिया तो वही सॉल्वेंट आज ज्यादा टेम्परेचर पे उबल रहा है, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और इसी बढ़त को, ये जो यहां से यहां तक देख रहे हो, इसी को हम लोग बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ये जो यहां से यहां तक देख रहे हो, इसी को हम लोग बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। और फाइनली हम लोगों ने ये फॉर्मूला यहां से सीख लिया है, इसमें नीट में आने वाली चीजें आपके सामने रखी हुई हैं। यहां पे देख लिया एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, डेल्टा टीबी इक्वल टू क्या, टीबी माइनस टीबी नॉट, जहां ये टीबी क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, और ये टीबी नॉट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ठीक है। और दूसरा, जब हम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट मिलाएंगे तो फिर वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन जो होगा वो सॉल्वेंट से कम हो जाएगा, क्योंकि नॉन वोलेटाइल सोल्यूट मिलाने पर सोल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो जाता है। क्लियर। तो वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इज लेस देन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। ये बात आपको हमेशा याद रखनी है, ये ऑलवेज है, हमेशा यही होने वाला है। और हमें भी पता है कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर होता है, तो मतलब जिसका वेपर प्रेशर कम है उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा। जिसका वेपर प्रेशर कम है, जिसका वेपर प्रेशर कम है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन हमेशा ज्यादा होगा, किससे, सॉल्वेंट से, जब आप नॉन वोलेटाइल सोल्यूट मिलाएंगे। अब चलते हैं दूसरे फॉर्मूले पे जिससे न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। दूसरा फॉर्मूला क्या है, एक्सपेरिमेंटली फाउंडेड। कई एक्सपेरिमेंट किए गए, तो एक्सपेरिमेंट से आपने देखा ही यहां पर कि भाई ये जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है ये सॉल्यूट की क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है, सॉल्यूट के पार्टिकल पे डिपेंड कर रहा है। तो एक्सपेरिमेंटली हम लोगों ने देखा कि डेल्टा टीवी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट को जब आप पूरा फॉर्मूला वाइज देखेंगे तो यहां से एक्सपेरिमेंटली ये पाया गया कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, मोलालिटी। क्या बोला, मोलालिटी। और इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाने के लिए हमने क्या लिया है, केबी। ये केबी क्या होता है, केबी होता है एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट या मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, मोलल बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट या मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, ये केबी होता है। केबी बहुत इंपॉर्टेंट है, जस्ट अभी आपको केबी के बारे में भी बताया जाएगा, वो भी पॉइंट नोट करना है। लेकिन पहले इस फॉर्मूले को, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टीवी बराबर क्या याद करके जाओगे, केबी डॉट मोलालिटी। और जब हम एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में जाएंगे तो आई का खेल भी खेलेंगे, लेकिन आज जो बातें हम लोग कर रहे हैं वो आई इक्वल टू 1 के लिए बात कर रहे हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट के लिए बात कर रहे हैं। नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट मतलब जो नंबर ऑफ पार्टिकल में नहीं टूटते हैं, उन तरह के सॉल्यूट की बात कर रहे हैं। तो आज के जो भी क्वेश्चंस मिलेगा उसमें हमें आई इक्वल टू 1 ही पुट करना है, इसलिए हम आई को आज पिक्चर में नहीं ला रहे हैं। एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में ये आई आएगा। अब आपको भी पता है कि मोलालिटी क्या होता है भाई, तो एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट इक्वल टू क्या हो गया, केबी इनटू मोलालिटी। मोलालिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, यही तो होता है। सर ये ए और बी क्या है, हर सेशन में आपको बताया जा रहा है कि हमने पहले से मान लिया है ए का मतलब सॉल्वेंट, अब बी का मतलब सॉल्यूट, ये हर सेशन में हमने मान रखा है। क्लियर। तो सॉल्यूट, अब इसको जरा सा ओपन करोगे, थोड़ा ओपन करो इसको, तो क्या बना, केबी, ये हुआ मोल। मोल ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालोगे, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, नीचे वेट ऑफ सॉल्वेंट। अगर वेट ऑफ सॉल्वेंट आपको ग्राम में दे दे तो फिर क्या करोगे, ऊपर 1000 का मल्टीप्लाई। क्लियर। तो ये आपका फॉर्मूला फाइनल तैयार हो गया है। तो इस फॉर्मूले को अगर और अच्छे से लिखा जाए तो आप साफ साफ देख लीजिए, डेल्टा टीबी बराबर केबी, ठीक, और फिर डब्ल्यू बी ऊपर, ये एम बी आ जाएगा नीचे, बगल में बैठा है डब्ल्यू ए वेट ऑफ सॉल्वेंट, अगर ग्राम में है तो ऊपर क्या कर देना, 1000 का मल्टीप्लाई। तो इस फॉर्मूले से सॉल्व होंगे आपके न्यूमेरिकल। अब बढ़ते हैं आगे। आगे क्या है, अबाउट केवी, वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छे से पढ़ना। फॉर्मूला हमने सीख लिया, डेल्टा टीवी बराबर केबी इंटू एम होता है। अब आपसे कोई पूछे कि ये जो मोलल एलिवेशन कांस्टेंट है, एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट केबी है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, तो इसकी खुद की कोई डेफिनेशन नहीं होती है। इसकी डेफिनेशन किस तरह इसको डिफाइन करते हैं उसको देखिए। जब हमने कहा कि उस सॉल्यूशन की मोलालिटी यानी कॉन्सेंट्रेशन, मोलालिटी 1 हो जाए, यूनिटी हो जाए, तो
तो एलिवेशन इन तो ये जो क्या है, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट कुछ और नहीं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ही होता है। जब मोलालिटी 1 हो जाएगा तो ये जो मोलर एलिवेशन कांस्टेंट है ये कुछ और नहीं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ही होता है। क्लियर? तो ये फॉर्मूले से डिफाइन हो गया। चलिए अब देखते हैं यूनिट ऑफ केबी। तो केबी बराबर क्या होगा भाई, डेल्टा टीबी बाई एम होगा। डेल्टा टीबी कुछ भी है तो बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर ही है ना, तो टेम्परेचर किस में दिखाओगे, केल्विन में, तो ये हो गया केल्विन अपॉन मोलालिटी। और आपको भी पता है कि जैसे केल्विन हो गया और नीचे क्या है, मोलालिटी है। मोलालिटी क्या होता है, सभी को पता है, मोलालिटी क्या होता है, मोल पर केजी। तो ये केजी तो उछल के ऊपर चला गया, तो क्या आया भाई, केल्विन केजी, और नीचे क्या बचा, मोल। अब ये मोल भी ऊपर जाओगे तो क्या दिखाओगे, केल्विन मोल इनवर्स केजी। आ गया इसका यूनिट, तो ये इसका यूनिट हो गया। क्लियर? चलिए आगे बढ़िए। वैल्यू ऑफ केबी, ध्यान से देखिएगा, ये जो मोलर एलिवेशन कांस्टेंट केबी होता है ये सॉल्वेंट का होता है, सॉल्वेंट का। मान लीजिए एक सोल्यूशन हमने पानी और ग्लूकोज का बनाया और एक सोल्यूशन हमने पानी और यूरिया का बनाया। मैंने आपसे पूछा इसकी केबी वैल्यू इसमें बताओ और इसमें बताओ, तो आप कहेंगे सर दोनों में केबी वैल्यू सेम होगी क्योंकि दोनों में सॉल्वेंट सेम है। तो केबी की वैल्यू क्या होती है, सॉल्वेंट के नेचर पर डिपेंड करती है, पहली चीज। और दूसरा, केबी की वैल्यू सॉल्वेंट का होता है, ना सोल्यूशन का ना सोल्यूट का, किसका होता है, सॉल्वेंट का। तो वैल्यू ऑफ केबी डिपेंड्स ऑन व्हाट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। ये पॉइंट तैयार हुआ। अगला, अगर वाटर का ये केबी वैल्यू पूछा जाए तो 0.52 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ये याद करने की जरूरत नहीं है, ये आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा। केबी ऑफ बेंजीन क्या होता है, 2.26 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ये भी आपको आपके क्वेश्चन में दिया जाएगा। लेकिन ये याद करने की जरूरत है मेरे भाई, मैक्सिमम केबी किसका होता है, वो कार्बन टेट्राक्लोराइड का होता है, और कितना होता है, 5.02 डिग्री सेंटीग्रेड। देखो इसको तो देख देख के उब जाओगे क्योंकि हर क्वेश्चन में लास्ट में ये लिखा होगा। बस इसकी वैल्यू कैसे याद करोगे, इस पॉइंट को उठा के यहां कर देना, यहां, तो क्या बन जाएगा 5.2, तो ये याद होगा। क्लियर? तो इस तरह याद रखिएगा कि सबसे हाईएस्ट केबी वैल्यू किस सॉल्वेंट की होती है, तो CCl4 पे टिक लगा के आना है। अब हम लोग देख लेते हैं न्यूमेरिकल के लिए, केबी को निकालने के लिए न्यूमेरिकल्स में हम किस तरह के फॉर्मूला का यूज करेंगे। और किसी भी न्यूमेरिकल में अगर आपको केबी की वैल्यू निकालने को बोल रहा है तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। ये फॉर्मूला क्या कहता है, देखिए, केबी मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, केबी आर गैस कांस्टेंट, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट क्या है, अगर वाटर है तो यहां रखेंगे 18, आगे क्या है, उस सॉल्वेंट का मतलब प्योर स्टेट का बॉइलिंग पॉइंट, मतलब सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा यहां पे देखो कैपिटल टी दिया हुआ है, कैपिटल टी देने का मतलब यहां जो भी आप बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर रखेंगे वो केल्विन में रखेंगे। जैसे वाटर है तो वाटर का यहाँ पे 100 डिग्री सेंटीग्रेड मत रख देना, उसको केल्विन में चेंज करके 373 केल्विन रखोगे तो 373 का स्क्वायर होगा। क्लियर? ये माइंड में रखना है। फिर नीचे 1000 है और डेल्टा एच वेपोराइजेशन है। अब जरा ध्यान से देखिए, ये जो डेल्टा एच वेपोराइजेशन है, वेपोराइजेशन का मतलब क्या होता है, वेपोराइजेशन का मतलब होता है लिक्विड का गैस में कन्वर्ट होना। अब दूसरी बात समझिए, ये एंथैल्पी है, मतलब हीट चेंज है। हीट चेंज का मतलब हम थर्मोडायनेमिक्स की बात कर रहे हैं, और थर्मोडायनेमिक्स में किसी भी हीट चेंज को हम लोग पर मोल में डिफाइन करते हैं। तो एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन जो क्वेश्चन में दिया होगा वो आपको पर मोल में दिया होगा। किस में दिया होगा, पर मोल में। अच्छा अगर उसने जूल पर मोल में दे दिया, तो अगर जूल पर मोल में दिया तो आर जो गैस कांस्टेंट है, ये आर क्या है, गैस कांस्टेंट, इस आर की वैल्यू आप रखेंगे 8.3, मतलब कौन सा, जूल वाली वैल्यू रखेंगे 8.3 जूल पर केल्विन पर मोल। क्लियर हो गया? लेकिन अगर क्वेश्चन में आपको दे दिया कैलोरी पर मोल, कैलोरी पर मोल ये दे दिया अगर डेल्टा एच वेपोराइजेशन, तो इस केस में आर की वैल्यू आप रखेंगे 2 कैलोरी पर ये केल्विन पर मोल। क्लियर हो गया ये पॉइंट? तो याद रखिएगा कि जितनी भी एंथैल्पीज होती है वो पर मोल में डिफाइन की जाती हैं। तो जूल पर मोल देगा तो आर की वैल्यू ये पुट करना, कैलोरी पर मोल देगा तो आर की वैल्यू ये पुट करना। एक पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा देखिए क्या है, एक केबी का फॉर्मूला ये भी होता है, गैस कांस्टेंट आर इनटू टीबी नॉट का स्क्वायर अपॉन ये रहा आपका ये 1000, ठीक, और बगल में लिखा होगा लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। बड़े प्यार से समझना इस लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन को। देखिए लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ये लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कुछ और नहीं, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन डेल्टा एच वेपोराइजेशन अपॉन मोलर मास होता है, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट ये होता है। ठीक है, अब एक बात बताओ, डेल्टा एच वेपोराइजेशन आपको जूल पर मोल में देगा, मतलब एक मोल के लिए इतना जूल। अब मोलर मास से अगर डिवाइड कर दोगे तो वो पर ग्राम में आ जाएगा। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन जो यहां रखा गया है वो रखा गया है जूल पर ग्राम में या फिर कैलोरी पर ग्राम में। ध्यान देना, ये लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन शुड बी इन पर ग्राम।
पर ग्राम में होना चाहिए। तो भाई इसको हम कैसे तैयार करेंगे? तो कुछ नहीं, दोनों के फॉर्मूले में क्या डिफरेंस है देख लीजिए। जैसे इस मोलर मास सॉल्वेंट को आप यहां से हटा के इसके नीचे लाएंगे, इसके नीचे लाएंगे, तो ये क्वांटिटी क्या बन जाएगी? ये क्वांटिटी क्या बन जाएगी? लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। है ना आसान फॉर्मूला, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। इसके अंदर क्या छुपा हुआ है? डेल्टा एच वेपोराइजेशन अपॉन ये यहाँ जो मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट होता था वो यहाँ पे छुपा हुआ है, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, तो ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि वो डेल्टा एच वेपोराइजेशन में क्वेश्चन है या लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन में क्वेश्चन है। अगर लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन में क्वेश्चन है तो जो भी लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन हो वो पर ग्राम में होनी चाहिए। क्लियर हो गया? चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग न्यूमेरिकल की तरफ। ये तीन फॉर्मूले हमें इस्तेमाल करने थे इसमें। अब देखते हैं न्यूमेरिकल स्ट्रेटेजी की कैसे सॉल्व किया जाता है। ये एग्जांपल AIPMT 1998 में पूछा गया और ये केबी की वैल्यू के लिए बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए क्वेश्चन आपके सामने रखा है। ये 40 क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है क्योंकि ये एग्जांपल है। अभी पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर, यहां कौन सा सॉल्वेंट इस्तेमाल हो रहा है? वाटर। तो वाटर का मोलर मास कितना होता है? 18। ठीक है, तो द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर इज 9700 कैलोरी पर मोल एंड इफ द बॉइलिंग पॉइंट इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड। व्हाट इज दिस? दिस इज व्हाट 100 डिग्री सेंटीग्रेड में आप 273 ऐड कर दो तो कितना बन गया? 373 केल्विन। तो ये हो गया हमारा टीवी नॉट की वैल्यू। क्लियर? चलिए आगे पढ़ते हैं। तो भाई ठीक है, टीवी नॉट भी दिया है और आपसे पूछ क्या रहा है? एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट ऑफ वाटर, यानी कि आपसे पूछा जा रहा है केबी। क्या पूछा जा रहा है? केबी। तो केबी का फॉर्मूला एक एक करके रखते हैं। पहले एक बात बताइए, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन किस में होना चाहिए? भाई कैलोरी में दिए हो ना, तो कैलोरी पर ग्राम में होना चाहिए। तुम हमें क्या पकड़ा रहे हो? कैलोरी पर मोल। ठीक है, तो कैलोरी पर मोल में दे रहा है। देखो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन दे रहा है 9700 कैलोरी पर मोल, लेकिन लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन होना किस में चाहिए? कैलोरी पर ग्राम में। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन तुरंत आप पर ग्राम में बनाएंगे, तो 9700 कैलोरी और इसमें आप मोलर मास से डिवाइड मार देंगे, क्या? 18, तो वो पर ग्राम में आ जाएगा। ये 18 ग्राम का था, तो 1 ग्राम का कितना होगा? भाई पर मोल का मतलब क्या? 1 मोल का मास, मोलर मास। तो ये 18 ग्राम की लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन थी। तो 1 ग्राम का लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होगा? 18 से डिवाइड मार दो, ये आपका एलवी तैयार हो गया किसमें? कैलोरी पर ग्राम में। यहां से कैलोरी हटाओ तो 9700/18 कैलोरी पर ग्राम में आ गया। क्लियर? अब रख देते हैं वैल्यूज। केबी, केबी इक्वल टू क्या होता है? आर। अच्छा ये बताओ लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन किसमें दिया? कैलोरी में। तो आर की वैल्यू क्या पुट करोगे? 2, तो 2 आ गया। ठीक है, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट होता नहीं है, सीधा क्या होता है? टीबी नॉट का स्क्वायर। तो ये हो गया 373 केल्विन का स्क्वायर, ये हो गया। तो R इंटू टीबी नॉट का स्क्वायर अपॉन में यहां होता था 1000 और बगल में होता था लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन 9700/18 हो गया। ये बना आपका आंसर और ये लगभग आएगा ये आंसर 0.523 के आसपास। ये है केबी 0.523 के आसपास। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये एम्स 2013 का क्वेश्चन है और ये क्या पूछा गया इसमें फटाफट देखते हैं। द मोलर एलिवेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर इज 0.52 डिग्री सेंटीग्रेड kg per mole. The boiling point of 1 molar aqueous glucose solution. यहां पर आपको मोलर एलिवेशन कांस्टेंट केबी की वैल्यू दी जा रही है और आपसे 1 मोलर एक्वस ग्लूकोज सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट पूछा जा रहा है, यानी कि आपको यहां पे मोलालिटी भी दी जा रही है। मोलालिटी कितना दिया जा रहा है? 1 दिया जा रहा है। ठीक है भाई, मोलालिटी भी 1 दिया जा रहा है। आप देखिए, आपसे सोल्यूशन का पूछ रहा है कि सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट बताओ। एक बात बताइए, आप वाटर पे हो, ठीक है, वाटर पे हो तो इसका मतलब आप किस पे हो? आंसर देखिए, डिग्री सेंटीग्रेड में है तो इसका मतलब आप किस पे खड़े हो? 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे खड़े हो। अगर हमें ये क्या चीज है? ये है आपका प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट। अगर हमें किसी तरह एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पहुंच जाए कि कितना उछल के आगे जा रहा है, कितना और टेम्परेचर ले रहा है, तो आप बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन पे नहीं पहुंच जाएंगे क्या? और हमेशा याद रखिए कि आपसे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन ही पूछा जाएगा, तो ये आपको पता रहेगा, ये आपको निकालना होगा और आप यहां पहुंच जाएंगे। तो कैसे निकालें जरा देखिए फटाफट। यहां पर देखिए, द मोलर एलिवेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर केबी की वैल्यू दी है। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 1 मोलर मतलब मोलालिटी दिया है, तो सबसे पहले आप डेल्टा टीबी निकालेंगे। डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी इंटू एम। फटाफट आपने वैल्यू रखा, डेल्टा टीबी आ गया। डेल्टा टीबी का मतलब ये चीज आ गया है। डेल्टा टीबी कितना आया है? 0.52 डिग्री सेंटीग्रेड, ये आ गया। अब आपको सोल्यूशन का बताना है, तो मतलब इसकी वैल्यू, तो इसकी वैल्यू कैसे आएगी? 100 प्लस दिस
तो 100 प्लस दिस करोगे, 100 प्लस दिस, आप पहुंच गए ना यहाँ पे, तो इसकी वैल्यू क्या है 100.52 डिग्री सेंटीग्रेड। यही पूछा था कि सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा। तो फिर से स्ट्रैटेजी क्लियर करेंगे कि जो सॉल्वेंट दिया होगा उसका हमें प्योर स्टेट का जो है बॉइलिंग पॉइंट दिया जाएगा, आपको डेल्टा टीवी निकाल के वो उछाल पता कर लेना है, उछल के आप कहां पहुंचे हो, जहां भी पहुंचे हो वही सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो आंसर क्या हुआ 100.52 डिग्री सेंटीग्रेड। ये आपके एम्स 2013 का क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग इस 40 क्वेश्चन के सीरीज में पहुंच गए क्वेश्चन 18 पर, और ये नीट 2016 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। पहले आराम से क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर सॉल्व करते हैं। एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड द वेपर प्रेशर यानी P at 100 degree centigrade the vapor pressure of solution of 6.5 gram of a solvent in 100 gram of water। ये सॉल्वेंट नहीं है, ये मिसप्रिंट है, इस जगह पे आपको तुरंत यहाँ पे सॉल्यूट कर लेना है, ठीक है, क्योंकि भाई सॉल्यूट को ही तो सॉल्वेंट में मिलाओगे, तो फिर से पढ़ना पड़ेगा क्वेश्चन। एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड द वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ 6.5 ग्राम ऑफ अ सॉल्यूट इन 100 ग्राम ऑफ वाटर इज 732 mm। 732 mm यानी कि आपने जब सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिला दिया तो जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है पी सॉल्यूशन वो 732 है। इफ Kb इक्वल टू 0.52, ये तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है, वैल्यू देगा, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट 0.52 दिया है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दिस सॉल्यूशन विल बी। एक बात बताओ, किसका जिक्र किया है भाई, वाटर का, ठीक है, वाटर का 100 डिग्री सेंटीग्रेड। वाटर 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 भाई वाटर, ये आप खड़े हो किस पे, वाटर पे, ठीक। पहले आराम से जरा सा क्वेश्चन को देखो, आप भाई हो खड़े वाटर पर, ठीक है, वाटर पे खड़े हो, और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, टीबी नॉट, कितना होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। डिग्री सेंटीग्रेड में क्यों चल रहे हो, क्योंकि आंसर भी देखो डिग्री सेंटीग्रेड में। अब आपको बताना है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, ये जो सॉल्यूशन बनने जा रहा है इसका बॉइलिंग पॉइंट बताना है, यानी आपको बताना है टीबी। हमें किसी तरह अगर ये उछाल पता लग जाए, यानी कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तो हमारा काम हो जाएगा। तो भाई एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पता चल जाए तो जितना भी आएगा, मान लो 5 आ रहा है तो 5 को इसमें जोड़ देंगे तो यहां पहुंच जाएंगे 105, और हमारे सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा 105 आ जाएगा। लेकिन ये डेल्टा टीबी पता करना है। अच्छा ये बताओ डेल्टा टीबी का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा टीबी इक्वल टू क्या होता है, केबी, चलो भाई केबी रख दिया, इनटू क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, और इनटू यहां पे 1000 लिख देते हैं, और वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट किस में दिया था, ग्राम में दिया था, इसीलिए हमने ऊपर क्या लग दिया 1000। अब देखो डेल्टा टीवी निकालने के चक्कर में आगे बढ़े और केबी की वैल्यू हमने पुट कर दिया 0.52, वेट ऑफ सॉल्यूट दिया है 6.5, इनटू बगल में बैठा है 1000, नीचे आ गया मोलर मास ऑफ सॉल्यूट एमबी। अरे सर सॉल्यूट का तो नाम ही नहीं दिया है, तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट तो हमें पता ही नहीं चलेगा। अगर हमें यहाँ नमक दिया होता NaCl तो भाई हम 58.5 रख देते, अगर यूरिया दिया होता NH2CO NH2 तो हम यहाँ 60 रख चुके होते, लेकिन यहाँ सॉल्यूट का तो नाम ही नहीं लिया, तो एमबी लिखा, और बगल में वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या है 100, वो 100 रख दिया, मामला तो फंस गया। ये निकालना है लेकिन ये पता नहीं है, अब कैसे करें, तो देखिए मोलर मास ऑफ सॉल्यूट तो हमें हर हाल में चाहिए क्योंकि हमें ये उछाल पता करना है, डेल्टा टीबी पता करना है। तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट जरा ध्यान से समझिए, एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड में जब आपने पानी में ये सॉल्यूट मिलाया तो इसका वेपर प्रेशर गिर के 732 पहुंच गया, यानी कि पानी का वेपर प्रेशर कुछ तो रहा होगा जहां से गिर के 732 आया है। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये जो पानी होता है, पानी, इस पानी का जो वेपर प्रेशर है P0A, खाली पानी का बोल रहा हूं, 100 डिग्री सेंटीग्रेड में कितना होता है 760 mmHg, ये होता है। और इसमें जब आपने ये सॉल्यूट मिला दिया तो इसका वेपर प्रेशर गिर के 732 आ गया। इसका मतलब हम समझ चुके हैं कि सर इसमें RLVP वाला फॉर्मूला लगा दो पहले। तो ये क्या हुआ देखो, P0A, P0 सॉल्वेंट माइनस P सॉल्यूशन अपॉन P0 सॉल्वेंट बराबर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। और मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, उसका मोल अपॉन सबका मोल। आप भी देख रहे हो 100 ग्राम पानी है बेचारे में, मात्र 6.5 ग्राम आपने सॉल्यूट मिला रखा है, तो इसका मोल तो सॉल्यूशन के अंदर नेग्लेक्ट ही होगा। तो हमने क्या किया, सॉल्यूट का मोल यहां से नेग्लेक्ट कर दिया। तो अब फॉर्मूला क्या बना, NB अपॉन Na हो गया। अब देखिए यहां पर फटाफट वैल्यू रखते हैं, P0A की वैल्यू 760 माइनस P ऑफ सॉल्यूशन की वैल्यू 732, ये आपके एग्जाम का क्वेश्चन आया हुआ है। 760 बराबर मोल कैसे निकालते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास MB, नीचे मोल्स ऑफ सॉल्वेंट मतलब पानी का, गिवन मास अपॉन मोलर मास, ये हो गया। यहां से आपको तुरंत फेंक देगा क्या, MB, और MB जब निकालोगे तो आएगा 31.75 के आसपास, इतना आ गया। मोलर मास आ गया MB, ये उठा के मेरे भाई इसमें पुट कर देना, MB पता लग गया आपको, यहां से ये MB यहां पुट कर देना।
जैसे ही एमबी यहां पुट करोगे तो डेल्टा टीवी जो आएगा, जैसे ही वो एमबी यहां पुट करोगे तो आपका डेल्टा टीवी आ जाएगा, डेल्टा टीवी 1.06, यानी कि ये आपको पता चल गया 1.06। अब 100 में 1.06 जोड़ोगे तो कहां पहुंच जाओगे? 101.06 पे, यहीं तो पहुंच जाओगे। और यही तो है सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट। डेल्टा टीवी यहां से पता हो गया, डेल्टा टीवी यहां उठा कर रखो। अब देखो आप कहां बढ़ गए, 100 प्लस 1.06, यानी 101.06 पे जाके ये सॉल्यूशन उबलेगा। वाकई में ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड से तो ऊपर ही उबलेगा, क्योंकि जैसे ही आप सॉल्वेंट में कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाएंगे तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। तो 100 से तो ऊपर ही उबलेगा, और 100 से ऊपर किस पे उबलेगा? 101.06 पर। तो 101 पॉइंट पे तो कोई आंसर नहीं दिया है, तो आप 101 पे टिक लगाएंगे। क्लियर? आइए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं इस 40 क्वेश्चन के सीरीज में। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, जो AIPMT 2012 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, और कह रहा है व्हेन कॉमन सॉल्ट इज डिसॉल्व इन वाटर। देखो कॉमन सॉल्ट से कंफ्यूज मत हो। कॉमन सॉल्ट मतलब घर का ये जो नमक है, NaCl, KCl एक्सेट्रा, तो ये सब कौन है कॉमन सॉल्ट? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ही तो है जो वेपर नहीं बनाते। तो यहां पे क्वेश्चन अब ऐसे पढ़ो, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को जब हम पानी में मिलाएंगे तो जो सोल्यूशन बनेगा उसके साथ क्या होने वाला है, जरा ध्यान से समझिए। जब भी हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को किसी सॉल्वेंट में मिलाते हैं तो जो सॉल्यूशन बनता है उस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। तो खोजो कहां लिखा है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज, ये तो आंसर क्या हो गया? बी ऑप्शन। सर ये सब क्यों दिया है मेल्टिंग पॉइंट? अरे भैया मेल्टिंग पॉइंट, एक बात बताइए, यहाँ पे आपको कोई ठंडा करने की बात कर रहा है क्या? ठंडा करके बर्फ थोड़े बना रहे हो। अब जब बर्फ बनाओगे तब ना पिघलाने की बात करोगे, यहाँ तो चुपचाप सोल्यूशन बन रहा है खाली, है ना? तो भैया बस बॉइलिंग पॉइंट की बात करो, यहाँ बर्फ वर्फ की बात आपसे नहीं करवा रहा है। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा? इंक्रीज। ये है इसका राइट आंसर। तो होप सो स्टूडेंट, इस सेशन में हर एक पॉइंट आपको बहुत फटाफट बताया गया, बड़े अच्छे से समझाया गया है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को आपको इसी तरह कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना था, और जितनी जरूरत थी हमें नीट एग्जाम के लिए वो आपको बताया गया है। थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में।